इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, ये एक आईना होता है जो वर्तमान की हलचलों को समझने में हमारी मदद करता है। आज जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच असहमति की खबरें सुर्खियों में हैं, तो ये जानना बेहद रोचक और जरूरी हो जाता है कि ये खींचतान कोई नई बात नहीं, इसकी जड़ें आजाद भारत की पहली सांसों में ही छिपी हैं। एक ऐसा दिलचस्प किस्सा जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जसिकदास कानिया के बीच हुए टकराव का गवाह बना था और जिसमें सरदार पटेल की मध्यस्थता ने एक संवैधानिक संकट को टाल दिया था। तो चलिए आज आपको उसी किस्से से रूबरू कराते हैं। 28 जनवरी 1950 को जब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जसिकदास कानिया ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने केवल एक पद नहीं बल्कि लोकतंत्र की न्यायिक आत्मा को संभाला था। इससे पहले वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस थे और उन्हें न्यायिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। हालांकि संविधान लागू होने के कुछ दिन बाद ही कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की सीमा रेखाएं धुंधली होने लगी थीं। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं संविधान सभा की बहसों में ये कहते पाए गए थे कि उन्हें ऐसी न्यायपालिका चाहिए जो कार्यपालिका की मनमानी पर लगाम लगाए। लेकिन जब बात वास्तव में न्यायिक स्वतंत्रता की आई तो उनके सिद्धांत और व्यवहार के बीच टकराव साफ नजर आया। जस्टिस कानिया ने ब्रिटिश प्रणाली के तहत विकसित शक्तियों के पृथक्करण के मॉडल की तारीफ करते हुए कहा था कि ये व्यवस्था भले ही थोड़ी टूटी फूटी हो, लेकिन इसे जमींदोज करने की बजाय मरम्मत करनी चाहिए। इसी सोच के साथ जस्टिस कानिया ने 1948 में एक रात्रि भोज के दौरान पंडित नेहरू से खुलकर कहा था कि न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, खासकर पूर्वी पंजाब हाई कोर्ट में। उन्होंने चेतावनी दी थी कि न्यायपालिका का पतन शुरू हो चुका है। पंडित नेहरू ने इस चिंता को सरदार पटेल को लिखे पत्र में भी दोहराया था और माना था कि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन जब मामला मद्रास हाई कोर्ट में एक जज की नियुक्ति का आया तो नेहरू खुद उस दखल के दोषी नजर आए जिसके खिलाफ वो बोला करते थे। दरअसल केंद्र सरकार ने जस्टिस बशीर अहमद का नाम मद्रास हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में भेजा था, जिसे जस्टिस कानिया ने अस्वीकार कर दिया। फाइल जब पंडित नेहरू के पास पहुंची तो वे आग बबूला हो गए। उन्हें ये व्यवहार इतना अस्वीकार्य लगा कि उन्होंने सरदार पटेल को पत्र लिखते हुए ये कहा कि क्या इस तरह का रवैया रखने वाला व्यक्ति भारत की न्यायपालिका का मुखिया बनने योग्य है। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से भी सलाह ली और ये तय कर लिया कि जस्टिस कानिया से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। उनका मानना था कि अगर वो व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन रहा है तो ये खतरनाक होगा। मगर यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अनुभव और विवेक से संकट को संवैधानिक पटरी से उतरने से रोका। उन्होंने नेहरू को उसी दिन जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने जस्टिस कानिया की असहमति को दरकिनार कर दिया है और बशीर अहमद की नियुक्ति के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने पंडित नेहरू से जस्टिस कानिया से इस्तीफा मांगने के कदम से बचने की सलाह दी। सरदार पटेल ने बड़ी साफ गोई से लिखा कि मुख्य न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की असहमति या कठोर रवैये को भी हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उन पर इस्तीफे का दबाव डाला और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम न्यायपालिका में हस्तक्षेप के दोषी माने जाएंगे और एक खतरनाक परंपरा की नींव पड़ जाएगी। सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा कि हवा को बह जाने दो, और यही हुआ। जिसके बाद पंडित नेहरू ने सरदार पटेल की सलाह मानी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बशीर अहमद को नियुक्ति मिल गई, लेकिन जस्टिस कानिया अपने पद पर बने रहे और देश को एक ऐसा उदाहरण मिला जिसमें न्यायपालिका की गरिमा को बचाने के लिए राजनीति को पीछे हटना पड़ा। वहीं आज जब न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठते हैं और सरकार की चुप्पी या मुखर समर्थकों की टिप्पणियां माहौल को गरमाती हैं, तो ये घटना एक गूंज बनकर कानों में पड़ती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई आसान संघर्ष नहीं रही है। ये उस दौर से चली आ रही है जब देश ने संविधान का पहला पन्ना पलटा था और जब देश की बागडोर नेहरू पटेल कानिया जैसे व्यक्तित्वों के हाथ में थी, जिन्होंने असहमति के बीच भी एक संतुलन की लकीर खींची थी। ये किस्सा आज के लिए केवल इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि लोकतंत्र की नींव पर जब भी कोई आंच आए तो विवेक और संतुलन ही उसका रक्षक बनता है।